हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे 13 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट फॉर मिशन मौसम। मिशन मौसम के लिए कितना अमाउंट अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट द्वारा? तो ये किया गया है 2000 करोड़। अब मिशन मौसम के बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। यूनियन कैबिनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा चेयर की गई थी, उन्होंने मिशन मौसम के लिए अप्रूव किया है 2000 करोड़ फॉर 2 इयर्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में ईयर्स पूछ लिया जाता है कि कितने साल के लिए किया है। तो 2 साल के लिए किया गया है। और ये जो मिशन मौसम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आ रहा है। इसका एम ये है कि जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है एटमॉस्फेरिक साइंस में, उसे बढ़ाना और वेदर फोरकास्टिंग को इम्प्रूव करना और मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना। ये इनिशिएटिव इंटीग्रेट करेगा जो भी एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन सिस्टम है उसे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इसके स्टैंडर्ड को बढ़ाएगा, जिससे वेदर फोरकास्टिंग जो हो उसका प्रेडिक्शन एकदम प्रॉपर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who inaugurated Semicon India 2024? तो ये इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। ये जो इनॉग्रेशन सेमिकॉन इंडिया 2024 का है, ये हुआ था ग्रेटर नोएडा यूपी में। इंडिया की स्ट्रैटेजी ये है कि इंडिया को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहता है। इसलिए जो वो कंट्री का एडवांसमेंट है सेमीकंडक्टर डिजाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में, इसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट देके। तो एम क्या है? ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनना। National Health Mission signed a MOU with which IIT to revolutionize artificial intelligence in health research with an innovative data platform। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलके एक एमओयू साइन किया है, जिससे जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हेल्थ रिसर्च में, उसे रेवोल्यूशनलाइज कर सके और एक इनोवेटिव डाटा प्लेटफॉर्म बना सके। और ये याद रखना, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी है श्री पूर्वा चंद्रा। विच कंट्री इज क्राउन्ड एज बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? तो ये है स्विट्जरलैंड। अभी एक न्यू सर्वे हुआ है जिसका नाम था बेस्ट कंट्रीज फॉर 2024। उसमें ये पाया गया है कि जो स्विट्जरलैंड है वो बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। अब इसकी जो सर्वे का जो फीचर्स था कि क्या क्या कैटेगरीज इंक्लूडेड थी, वो थी एडवेंचर, एजिलिटी, हेरिटेज, एंटरप्रेन्योरशिप, क्वालिटी ऑफ लाइफ, कल्चरल पर्पस। इस बेसिस पे कंट्रीज को चूज किया गया है, रैंकिंग दी गई है। तो स्विट्जरलैंड के बाद जो है वो जापान, यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, इन्हें रैंकिंग मिली है। इंडिया की जो रैंक है वो 3 पोजीशन गिर गई है पिछले साल से, अब पोजीशन हो गई है 33। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फॉर विच फाइनेंशियल ईयर्स? तो ये किया है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से लेके 28-29। अब इसमें जो है वो खर्चा, मतलब जो आउटले है, टोटल खर्चा हुआ है 70,125 करोड़ का। इसका एम ये है कि ये रोड बनाएंगे, 62,500 किलोमीटर्स के रोड बनेंगे, जो कि 25,000 कनेक्शन नहीं है हैबिटेशन से। मतलब जो लोग कनेक्टेड नहीं है रोड से, उन्हें कनेक्ट किया जाएगा 62,500 किलोमीटर्स के रोड बना के, जिससे होगा एसेसिबिलिटी इंक्रीज होगी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा रूरल एरियाज में। Who won सिंगापुर लिटरेचर प्राइज फॉर इंग्लिश फिक्शन? तो ये जीता है प्रसन्नथी राम ने। ये इंडियन ओरिजिन की है, इंडियन ओरिजिन लेक्चरर है, यूनिवर्सिटी ऑफ नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। उन्होंने सिंगापुर लिटरेचर प्राइज जीता है इंग्लिश फिक्शन के लिए, और उनकी जो शॉर्ट स्टोरी थी 9 यार्ड साड़ीज, इसके लिए उन्हें अवार्ड मिला है। इन विच सिटी महाराष्ट्र स्टेट टू एस्टेब्लिश ट्राइबल यूनिवर्सिटी? तो ये बन रहा है नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। और जो गवर्नर है महाराष्ट्र के, सीपी राधा कृष्णन, इन्होंने अनाउंस किया था कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनेगी, जिससे ट्राइबल स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट होगा उनके बेटर फ्यूचर के लिए। इन विच फील्ड नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड गिवन? ये दिया जाता है नर्सिंग के फील्ड में। अब रिसेंटली इस अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ है, तो उसके बारे में देखते हैं।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उन्होंने दिया है सेरेमनी में, जो कि राष्ट्रपति भवन में हुई थी। 2024 के फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिए गए हैं। अब ये हाईलाइट करते हैं जो भी क्रूशियल रोल होता है नर्सिंग प्रोफेशनल्स का हेल्थ केयर सिस्टम में, उसे ये हाईलाइट किया जाता है। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये मिनिस्ट्री देती है। ये 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। एएनएम जो कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होती है उनके लिए, एलएचवी लेडी हेल्थ विजिटर और नर्स, 3 कैटेगरीज में ये प्रोवाइड किया जाता है। अब आप देख सकते हो 15 लोगों को ये अवार्ड मिला है, तो आप एक बार बस गो थ्रू कर लेना कि 5 एएनएम को मिला है, 1 एलएचवी को मिला है और जो बाकी के हैं वो जो मिला है नर्स को मिला है। गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लॉन्च की हैं, 3-4 स्कीम्स हैं जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो मस्ट है कि एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा, तो इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्कीम देखेंगे पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम। पीएम ई बस सेवा पीएसएम, कभी कभी एग्जाम में पीएसएम में से आपको पूछ लेंगे इसकी फुल फॉर्म बताओ, तो आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम। अब इस स्कीम में क्या है, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने अप्रूव किया है पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम। अब इसका जो बजट है इस स्कीम का 3,435.33 करोड़, इतने रुपए का बजट दिया गया है इस स्कीम को। और इसका जो इनिशिएटिव है, ये क्यों बनाई गई है स्कीम, इसलिए बनाई है जिससे कि वो प्रमोशन कर सके जो भी ई बस है उसके ऑपरेशन का और डिप्लॉयमेंट का, कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस चले पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा। और ये जो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से लेके 2028-29 तक ये स्कीम अवेलेबल रहेगी, तक ये स्कीम को रखेंगे और प्रमोशन किया जाएगा इलेक्ट्रिक बसेस का। स्कीम की डिटेल क्या है देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि सपोर्ट किया जाएगा डिप्लॉयमेंट ऑफ 38,000 ई बसेस का, और इसमें एंश्योर किया जाएगा कि जो भी ऑपरेशन है 12 ईयर्स या उससे ज्यादा तक का चलेगा। जो भी 38,000 बसेस होगी वो 12 साल से ज्यादा तक डिप्लॉय की जाएगी, चलेगी। अब फंडिंग मैकेनिज्म कैसा होगा, कैसे फंड दिए जाएंगे, ये स्कीम में ऐसा एड्रेस किया गया है कि जो भी हाई अपफ्रंट कॉस्ट होते हैं ई बस के, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा होंगे, और एक ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल होगा, जिसमें ये होगा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज हैं उन्हें शुरुआत में कॉस्ट देने की जरूरत नहीं होगी, शुरुआत में पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। उसकी जगह जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होंगे और जो ऑपरेटर्स होंगे वो पैसे का मैनेजमेंट करेंगे, मंथली पेमेंट देंगे। मतलब पीटीए नहीं देगा, मैन्युफैक्चरर्स जो होगा और जो ऑपरेटर्स होगा वो मंथली पेमेंट मैनेज करेंगे। पेमेंट सिक्योरिटी कैसी होगी, जो भी डेडिकेटेड फंड होगा उसका जो भी रिस्क होगा पेमेंट डिफॉल्ट ना हो पीटीए द्वारा, तो इस स्कीम में ये किया गया है कि एक डेडिकेटेड फंड बना दिया गया है जो कि कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड उसे मैनेज करेगा। अगर डिफॉल्ट होता है तो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ये पेमेंट कवर करेगा, और जो लेटर ऑन पीटीए द्वारा जो भी स्टेट की होगी, जो भी यूनियन टेरिटरीज की होगी उनके द्वारा ये पे किया जाएगा, यानी इसमें रिस्क नहीं होगा पेमेंट डिफॉल्ट का। अब इसमें एनवायरमेंटल और ऑपरेशनल बेनिफिट भी है, जैसे कि डीजल सीएनजी से शिफ्ट होके ई बसेस पे आ जाएंगे, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है वो कम हो जाएगा, और जो हमारा विजन है पीएम विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत वो भी फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं पीएम ई ड्राइव स्कीम। पीएम ई ड्राइव स्कीम किस लिए है, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवॉल्यूशन के लिए है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अप्रूव किया है कि पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहांसमेंट। अब ये आप फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखना, ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एडवांस एनहांसमेंट स्कीम है जो कि प्रमोट करेगी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को इंडिया में। ये स्कीम का जो आउटले है टोटल एक्सपेंडिचर है 10,900 करोड़ का 2 साल के लिए।
इसका एम ये होगा कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल हो उसका अडॉप्शन किया जाएगा, जिससे एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो होता है ट्रांसपोर्टेशन द्वारा उसे रिड्यूस किया जाएगा। इसका की फीचर ये है कि सब्सिडीज और इंसेंटिव्स मिलेंगे। 3679 करोड़ का एलोकेशन होगा सब्सिडीज के लिए, जो भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है, थ्री व्हीलर्स है, एम्बुलेंसेज है, ट्रक्स, बसेस, उसे सपोर्ट करना है, और जो कि ओवर 28 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। ई वाउचर सिस्टम होगा, जैसे आधार ऑथेंटिकेटेड ई वाउचर्स होगा जो कि जनरेट किया जाएगा बायर द्वारा और उसे साइन किया जाएगा और सबमिट किया जाएगा डीलर। ई एम्बुलेंसेज होगी, जिसे 500 करोड़ का पैसा दिया जाएगा, जो कि डेडिकेटेड ई एम्बुलेंसेज इंट्रोड्यूस की जाए, जिससे ensuring safer, more comfortable patient transport हो with new safety standards। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, जैसे ई बस प्रोक्योरमेंट, इसमें 4391 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, जिससे 14,028 ई बसेस 9 सिटीज में लॉन्च हो। जो 9 सिटीज होगी उसका जो 4 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए, तो वहां पे ई बसेस को लॉन्च किया जाएगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए, ई चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए, जिसके लिए 2000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, जिससे 72,300 फास्ट चार्जेस लगाएंगे अक्रॉस सिटी एंड हाईवेज। तो ये पीएम ई ड्राइव स्कीम है, आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अमाउंट बताइए, तो हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। बजटरी सपोर्ट स्कीम, नेक्स्ट स्कीम है बजटरी सपोर्ट स्कीम, जो कि कैबिनेट द्वारा अप्रूव की गई है, और ये स्कीम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए है। अब इसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है ये स्कीम। ये स्कीम में मॉडिफिकेशन किया गया है बजटरी सपोर्ट, जो कि कॉस्ट अनेबल कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए। इसमें टोटल खर्चा होगा 12,461 करोड़ का। टाइम पीरियड कितना रहेगा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 से लेके 31-32 तक रहेगा। अब बजटरी सपोर्ट कंपोनेंट्स में ये स्कीम में ये इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ रोड्स और ब्रिजेस के अलावा दूसरी चीजों पर फोकस करेगी, जैसे कि रोपवेज है, रेलवे साइडिंग है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो भी ये चीजें होंगी रोड्स और ब्रिजेस को छोड़ के दूसरी चीजों पे फोकस किया जाएगा। अब इसमें 12,461 करोड़ जो है वो स्पेंड किए जाएंगे क्यूमुलेटिव जनरेटिव कैपेसिटी, जैसे कि 31,350 मेगावाट का अगर उनकी कैपेसिटी है 24-25 से लेके 31-32 तक उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उन्हें ये पैसा दिया जाएगा। फंड्स मिलने का क्राइटेरिया ये होगा कि ये जो स्कीम है सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, उसमें 25,000 मेगावाट से ज्यादा की कैपेसिटी होनी चाहिए, और इवन प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ये स्कीम एप्लीकेबल होगी पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, जैसे कि कैप्टिव मर्चेंट पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, ये भी इंक्लूड किए जाएंगे। क्यूमुलेटिव पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट की कैपेसिटी होनी चाहिए 15,000 मेगावाट, वो भी सपोर्ट किया जाएगा उन्हें इस स्कीम में। बजटरी सपोर्ट ये है कि जो भी 1 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे पर मेगावाट के लिए, और अगर कब तक दिए जाएंगे 200 मेगावाट वाट तक, 200 करोड़ प्लस 0.75 मेगावाट पर मेगावाट दिया जाएगा। 200 मेगावाट से ज्यादा अगर बढ़ता है तो 200 करोड़ तो दिया ही जाएगा, और हर मेगावाट के लिए 0.75 करोड़ भी दिया जाएगा, जो प्रोजेक्ट्स अगर 200 मेगावाट से ज्यादा के हैं। कुछ केसेस एक्सेप्शनल होंगे जिसमें लिमिट होगी 1.5 करोड़ पर मेगावाट। इस स्कीम का बेनिफिट ये होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो होंगे उसका डेवलपमेंट फास्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा रिमोट और हिली लोकेशंस में, प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या टूरिज्म के थ्रू अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, एनकरेज फ्रेश इन्वेस्टमेंट होगा हाइड्रो पावर सेक्टर में। नेक्स्ट पॉलिसी देखते हैं, बायो E3 पॉलिसी। ये पॉलिसी जो है इससे बायो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में जो है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। अब ये ग्राउंड ब्रेकिंग
पॉलिसी होगी जिसे एम किया जाएगा कंट्री के बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए। बायो E3 पॉलिसी का फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तीनों याद रखना, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इससे ये होगा कि जो भी बायो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाएगा, इंडिया की पोजीशन अच्छी बनाई जाएगी ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन में। अब पॉलिसी जो है वो फोकस करेगी सपोर्ट, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसे सपोर्ट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप है, क्रॉस जितने भी सेक्टर्स हैं, वेरियस सेक्टर्स, उन्हें सपोर्ट करना है। अब इसका एम ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसे बढ़ाना और कमर्शियलाइजेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या आएगा, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनेंगे, बायो एआई हब्स बनेंगे, बायो फाउंड्री बनेगी। और जो फोकस होगा सस्टेनेबल ग्रोथ में, उस वो किस लिए होगा, नेट जीरो कार्बन एमिशन होगा, कार्बन इकोनॉमी होगी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ग्रीन ग्रोथ। इसके लिए ये सब चीजें फोकस की जाएगी। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। एक स्कीम है जो कि अभी अनाउंस हुई है, जिससे डिजिटल आइडेंटिटीज प्रोवाइड की जाएगी फिशरीज इंडस्ट्रीज वर्कर को। गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं सेवरल इनिशिएटिव जिससे इंडिया के फिशरी सेक्टर को मॉडर्नाइज कर सके। अब इसमें एक और चीज इंक्लूड की गई है, डिजिटल आइडेंटिटी पोर्टल, क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल विलेजेस, ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर फिश ट्रांसपोर्ट, सीवीड फार्मिंग सेंटर, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स एंड फिशरी स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स, ये सब चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं। यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह, इन्होंने रिलीज की है ये इनिशिएटिव। अब इसका एम ये है कि इंडिया का फिशरीज सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है। ये हाईलाइट इन्होंने जब लॉन्च किया था तो हाईलाइट ये किया था कि जो ये प्रोवाइड करेंगे डिजिटल आइडेंटिटीज टू फिशरी इंडस्ट्री वर्कर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, और ये अक्रॉस वैल्यू चेन अलग अलग जगहों पर किया जाएगा। अब ये इनिशिएटिव जो है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंडर होगा, जो कि सब स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। ये अनेबल करेगा कि फिश वर्कर्स जो हैं उन्हें बेनिफिट मिले, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हो, परफॉर्मेंस ग्रांट्स हो या एक्वाकल्चर इंश्योरेंस हो। इसीलिए फिशरीज इंडस्ट्री वर्कर्स की डिजिटल आइडेंटिटी करवाई जाएगी जिससे वो सारे बेनिफिट्स ले सकें। क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस, अब इसमें मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डेवलपमेंट किया जाएगा और वो 100 कोस्टल विलेजेस का डेवलपमेंट होगा क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेज के अंडर में, और इसका बजट रखा है 200 करोड़ का। याद रखना 200 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। इससे ये होगा जो भी सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस है उस पर फोकस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट में फोकस होगा, क्लाइमेट स्मार्ट लाइवलीहुड होगा जो कि सेफगार्ड करेगा फिशिंग कम्युनिटीज को अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंजेस। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। बहुत सारी स्कीम्स हैं तो आप इसे डिटेल में पढ़ना, जितना हो सके शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि ये एग्जाम्स में डिटेल में पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछ लिया गया कि बजट बता दो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस का कितना बजट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो आपको याद होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।